आपके बॉडी के लिए ये हेयर एक लग्जरी ऑर्गन है। आपके पास किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा आते हैं जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा गंजापन आ गया है? तो आज से 10 साल पहले 35 to 40 के एज ग्रुप के लोग आते थे, और आज के टाइम पे हमारे पास मैक्सिमम न्यू पेशेंट्स जो है वो 20 to 25 के एज ग्रुप के आ रहे हैं, Right. जिनका गंजापन हो रहा है या जिनको हेयर लॉस की ट्रीटमेंट चाहिए। हमेशा मैं कंफ्यूज होता हूँ कि कभी भी कुछ सर्च करना है तो हेयर फॉल क्या होता है, हेयर लॉस क्या होता है? वो दोनों थोड़े डिफरेंट हैं। आप किसको सपोर्ट करते हो, लाइक हेयर ऑयल यूज करना चाहिए या फिर सीरम्स यूज करना चाहिए? देखिए, दोनों का काम अलग है। एंड क्या फीमेल्स में बाल्डनेस होती है? यस। क्या मास्टरबेशन करने से स्किन में पिंपल्स या फिर हेयर लॉस होता है? आपको मैं अगर सच बात बताऊं कि वो फियर की वजह से नए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। काफी लोग जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं या फिर ज्यादा उनका बाहर निकलने का नहीं होता, फिर उस केस में भी सनस्क्रीन लगानी चाहिए? अगर आप इस तरह की लाइट के सामने रोज 3 घंटा बैठ रहे हो तो दिस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 20-30 मिनट्स और 40 मिनट्स ऑफ सनलाइट, सो यू नीड सनस्क्रीन। क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हेयर लॉस होता है? इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। व्हाई? अगर आपके चेहरे पे एक छोटा सा पिंपल आ जाए तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। अब सोचिए जो लोग सालों से स्किन या फिर हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनका कैसा डेली लाइफ जाता होगा, कैसे वो डेली सफर कर रहे होंगे। इंटरनेट पे आप देखोगे बहुत सारी एडवाइस है स्किन को लेके, हेयर को लेके, लेकिन आप एक पॉइंट पे आके आप रुक जाते हो कि किस पे बिलीव करूं, किस पे बिलीव नहीं करूं। एंड इसी प्रॉब्लम को लेके आज हम इस पॉडकास्ट में लेके आए डॉक्टर समकित सर को, जो कि है वापी के एक ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट, ऐसे कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन जिन्होंने पिछले 15 सालों में हजारों नहीं लाखों ऐसे पेशेंट को हेल्प किया है उनकी स्किन और हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और आज के पॉडकास्ट में हम डॉक्टर समकित से हर वो सवाल पूछेंगे जो आप किसी भी डॉक्टर से सीधा पूछ नहीं पाते हो। इसीलिए इस पॉडकास्ट को मैंने बहुत ही रॉ रखा है, ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। इसलिए इस पॉडकास्ट को एंड तक देखें क्योंकि बहुत सारे आंसर्स मिलने वाले हैं जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। सो आई वेलकम डॉक्टर समकित इन दिस पॉडकास्ट। हेलो। तो सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अगर कोई एक 20-25 साल का लड़का है एंड उसके फादर या फिर ग्रैंडफादर के लाइक ऑलमोस्ट वो गंजे हो गए हैं या फिर जैसा भी, तो क्या उसे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है या फिर वो बच सकता है किसी भी वे में? नहीं, देखो, प्रॉब्लम तो हो सकती है लेकिन उसके बचने के तरीके भी हैं। अगर आपके पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को गंजापन है या बाल नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर वो जीन्स तो जरूर आए हैं कि आपके बाल जाने वाले हैं। लेकिन आप इससे बच कैसे सकते हो? आपको अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखनी है, स्लीप साइकिल अच्छा रखना है, आपको खाना पीना अच्छा खाना है, एक्सरसाइज करनी है, बैड हैबिट्स अवॉइड करनी है। इन सारी चीज़ों करने से क्या होगा कि आपका जीन जो एक्टिवेट होने वाला है वो एक्टिवेट नहीं होगा और आप इसको डिले कर सकते हो। समझ गया। लेकिन मैंने काफी सारे लाइक मेरे नोन में ही है कि उनके फादर के बाल नहीं है और 2 भाई हैं। एक भाई जो है उनके बाल उनके फादर के जैसे ही हो गए और जो दूसरे हैं उनके बाल नॉर्मल है लाइक पूरे लाइक, तो ऐसा भी केस होता है? ये बहुत सारे होता है। सी, जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि फैमिली में हर इंसान को वो प्रॉब्लम से सफर होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी जेनेटिक हिस्ट्री स्ट्रांग है तो आपको ये प्रॉब्लम जरूर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100% होगा ही। इसलिए जैसे मैंने पहले सवाल में आपको बताया था, आप अगर केयर कर रहे हो, आप अगर डाइट अच्छा रख रहे हो, स्ट्रेस कम रख रहे हो, खाने पीने पे ध्यान दे रहे हो, ये सारी चीज़ों पे अगर आप केयर कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपके फादर के अगर बाल गए हैं तो आपके भी जाएंगे। तो इसको पता कैसे चलेगा कि ये मेरे साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं, देखो, पता करने का तो कोई टेस्ट नहीं है कि आपके साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन आप सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो कि अगर आपको कहीं भी कोई साइंस नजर आ रहे हैं, जैसे आपके आगे से बाल थिनिंग हो रही है या आपको आगे से लग रहा है आपकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, तो आप इमीडिएटली उसको मैनेज करें, आप उसको डिले ना करें, क्योंकि जितना जल्दी आप उसको मैनेज करोगे उतने ज़्यादा बाल आप बचा पाओगे। और अगर आपका लाइफस्टाइल ऑलरेडी अच्छा है और आपके बाल नॉर्मल है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। समझ गया। सो अभी जैसे आप देखोगे आजकल के टाइम पे जो 20 to 30 का एज रहता है उस टाइम पे बहुत सारे मोस्टली लाइक मैं अगर एज अ लड़का अगर मैं बोलूँ तो मेरे भी बहुत सारे ऐसे बाल टूटते हैं और ये सब। तो सबसे कॉमन रीजन क्या है कि जो लोगों के बाल टूटते हैं या फिर हेयर फॉल होते हैं या फिर ये? देखिए, हेयर फॉल के रीजंस मल्टीपल होते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हेयर फॉल के कारण क्या क्या होते हैं। एक जो सबसे कॉमन रीज़न है वो है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जिसे हम मेल पैटर्न हेयर लॉस भी कहते हैं या जिसे हम जेनेटिक या हार्मोनल हेयर लॉस भी कहते हैं। ये कॉमनली इसमें क्या होता है कि आपकी जो हेयर लाइन है वो आगे से रिसीड होने लगती है पीछे की तरफ मेल्स में।
दूसरा टाइप का हेयर फॉल होता है जिसमें आपके बाल गुच्छे में गिरते हैं, जिसे हम टीलोजन इफ्लूवियम कहते हैं। ये नॉर्मली कब होता है, जब आपकी बॉडी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाती है। जैसे आपने सडनली 10-12 kgs वेट लॉस कर लिया, आपको कोई वायरल इन्फेक्शन होके गया है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, कोविड, निमोनिया, या आप किसी इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहे हो, ऐसे केसेस में इस तरह का हेयर फॉल होता है। और तीसरा कॉमन टाइप होता है जिसमें आपके सर में बड़े बड़े पैचेस डेवलप हो जाते हैं, जिसे हम एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं। तो ये मेन रीजंस है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। एक बार हम रीजन आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। कॉमन चीजें जो 20 to 25 के एज ग्रुप में हमें ध्यान रखनी चाहिए, वो जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है तो आपके ब्लड लेवल्स चेक कराइए, आपकी डायग्नोसिस कंफर्म कीजिए और उसको प्रॉपरली लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी कीजिए और मेडिकेशंस भी लीजिए। समझ गया। तो इसमें जैसे आपने एक पॉइंट बोला कि स्ट्रेस हो गया या फिर ऐसी सारी प्रॉब्लम्स हो गई, तो क्या आजकल आप अगर देखोगे टीनेजर्स में हो गया या फिर 20 to 30s में ये ब्रेकअप वगैरह का कल्चर बहुत है कि मैं लाइक पहले ऐसा कम था, अब ज्यादा हो गया, तो क्या उसके कारण भी होता है लाइक ब्रेकअप? डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते कि ब्रेकअप रीजन है, क्योंकि हर इंसान का स्ट्रेस रिस्पॉन्स अलग है। कोई इंसान होगा जो हर हफ्ते कुछ ना कुछ ब्रेकअप से गुजर रहा होगा और उसको अफेक्ट नहीं हो रहा होगा, कोई इंसान होगा जिसको एक छोटी सी चीज भी अफेक्ट कर जाए। तो ये आपके इंडिविजुअल स्ट्रेस रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहते हो किसी भी चीज की वजह से, फिर चाहे वो इमोशनल स्ट्रेस हो, मेंटल स्ट्रेस हो या फिजिकल स्ट्रेस हो, तो आपके बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन जो है वो ज़्यादा मात्रा में बनता है। और ये कॉर्टिसोल फिर क्या करता है, जो आपके एंड्रोजेंस होते हैं जैसे DHT है, इनकी लेवल्स को फ्लक्चुएट करता है और इस वजह से आपका हेयर फॉल या हेयर थिनिंग बढ़ जाता है। तो कांस्टेंट स्ट्रेस में रहना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, फिर वो चाहे इमोशनल हो या मेंटल हो या फिजिकल। समझ गया। तो अगर किसी का हेयर फॉल हो रहा है, अभी आपने बताया DHT, तो DHT को थोड़ा सा आप और सिंपल वे में, मुझे नहीं पता कि DHT क्या होता है। सो DHT बेसिकली एक इंग्रेडिएंट है जो हमारे बॉडी में जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उसके अंदर का एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। इसे डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। और ये DHT जो है ये मेनली मेल पैटर्न हेयर लॉस या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये हार्मोन्स नॉर्मली हर किसी के बॉडी में होता है, लेवल्स थोड़े थोड़े अलग होते हैं, बट इसका मेन रीजन हेयर फॉल करने का होता है आपके स्कैल्प में जो हेयर फॉलिकल्स है वो इस हार्मोन के खिलाफ कितने सेंसिटिव है। जितनी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी उतना हेयर थिनिंग और हेयर फॉल का चांस ज्यादा होगा। समझ गया। तो सर हम आगे कंटिन्यू करें, लेकिन उससे पहले एक मेरा क्वेश्चन है जो हो सकता है कि हमारे ऑडियंस के भी बहुत सारे और क्वेश्चन हो, कि हमेशा मैं कंफ्यूज होता हूँ कि कभी भी कुछ सर्च करना है तो हेयर फॉल क्या होता है, हेयर लॉस क्या होता है, लाइक ये दोनों एक ही चीजें हैं या फिर अलग अलग है? ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, हेयर फॉल और हेयर लॉस। सो ये सुनने में काफ़ी सेम जैसे लगते हैं, इसलिए लोगों को लगता है ये एक ही चीज़ है। वो दोनों थोड़ी डिफरेंट है। हेयर फॉल वो होता है जिसमें आपको बाल झड़ते हुए दिखते हैं। आप नहाने गए, आपके फ्लोर पे बाल गिरे हुए हैं, आपने कंघी घुमाई, आपके बाल आ गए हैं। इसे कॉमनली लेमैन टर्म्स में, हम कॉमन भाषा में इसे हेयर फॉल कहते हैं। और हेयर लॉस वो होता है जिसमें आपके बाल धीमे धीमे पतले होते जा रहे हैं और आपको गंजापन आ रहा है। तो ये मेन डिफरेंस है। हेयर फॉल में आपको बाल झड़ते हुए दिखते हैं, हेयर लॉस में आपका सर खाली होते जा रहा है। समझ गया। तो मतलब अगर किसी के डेली कुछ बाल गिर रहे हैं कोम करते हुए या फिर बाथरूम में, तो वो हेयर फॉल है। यस। और हेयर लॉस मतलब कि हेयर लॉस मतलब आपको ऐसे स्पेसिफिकली गिरते हुए नहीं दिख रहे बाल, बट आप नोटिस करोगे तो गंजापन आ रहा है। समझ गया। तो ऐसा है। तो अभी आपके पास लाइक किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा आते हैं जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा गंजापन आ गया है उनका? सो आपको मैं अगर सच बात बताऊं तो आज से 10 साल पहले हमारे पास 35 to 40 के एज ग्रुप के लोग आते थे जो गंजे हो गए होते थे या जिनको हेयर फॉल की ट्रीटमेंट चाहिए होती थी। और आज के टाइम पे हमारे पास मैक्सिमम न्यू पेशेंट्स जो है वो 20 to 25 के एज ग्रुप के आ रहे हैं, जिनका गंजापन हो रहा है या जिनको हेयर लॉस की ट्रीटमेंट चाहिए। सो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है पिछले 10 साल में। तो ऐसा क्यों, लाइक ये क्यों आया? लाइक पहले ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि पहले पॉल्यूशन कम था या फिर ऐसा? लाइक पॉल्यूशन मुझे लगता है कि हमेशा से था। नहीं, ऐसा नहीं है। सो मेनली 2 चीजें हैं, लाइफस्टाइल खराब होना, सेकेंड अवेयरनेस बढ़ना, और थर्ड लोगों का सेल्फी कैमरा या ऑनलाइन मीटिंग्स ज्यादा करना, जो लोगों को एहसास दिलाता है कि उन्हें एक्चुअल में प्रॉब्लम है। पहले क्या होता था, 2015 में ऑनलाइन मीटिंग्स नहीं होते थे, लोग फ्रंट कैमरा से ज्यादा शूट नहीं करते थे, तब ये शूट वूट जस्ट स्टार्ट हो रहा था। तो लोगों को पता रहता था कि मुझे प्रॉब्लम है, बट वो नोटिस कब करते थे, जब कोई उन्हें बताता था कि अरे तेरे तो बाल कम हो रहे, या कोई शादी में बैठे होंगे और बोलेंगे अरे तेरे तो पीछे से टाल निकल आई है। तब उन्हें पता चलता था कि भाई मुझे
कुछ तो हो रहा है और मुझे जाके ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। आज क्या होता है, आप HD कैमरास लगा के बैठे हो, आप ऑनलाइन मीटिंग भी कर रहे हो तो एकदम क्लैरिटी वाला कैमरा है, आप खुद का ही चेहरा देख रहे हो और आपको दिख रहा है अरे हेयरलाइन तो पीछे जा रही है, तो इमीडिएटली आपको स्ट्राइक होता है कि अरे मुझे कुछ प्रॉब्लम है। और आपको अवेयरनेस भी है अभी कि हाँ हेयर फॉल एक प्रॉब्लम है और उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, एंड लाइफस्टाइल भी खराब होते जा रहा है, नींद खराब होते जा रही है। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से आजकल यंगर एज ग्रुप में हमें ज़्यादा पेशेंट्स नजर आ रहे हैं। तो जैसे आपने बोला लाइफस्टाइल खराब हो, लाइक आपने अभी 3-4 बार बोला आपने कि लाइफस्टाइल खराब होता है, तो लाइफस्टाइल कैसे खराब हो रही थी? पहले की लाइफस्टाइल क्या थी, आज की लाइफस्टाइल? मतलब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी टाइम, लाइक मैं अपना रूटीन भी बताऊँ तो सुबह से शाम तक मैं एक रूम में ही रहता हूँ, वहीं से सारा काम होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं नहीं मतलब हफ्तों बाहर नहीं जा पाता। तो क्या लाइफस्टाइल का एक रियल प्रॉब्लम क्या है? लोग आज के टाइम पे क्या लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग एक्चुअल में वही लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि क्या गलतियां कर रहे हैं। तो अगर हम पहले के ज़माने की बात करें तो पहले लोग रोज सुबह उठते थे, चल के मंदिर जाते थे, मंदिर से आते थे, फिर खाना खाते थे, तो पहले वो मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट कर लेते थे। कोई स्पेसिफिक जिम जाना या वर्कआउट करना उनके रूटीन में नहीं होता था, लेकिन जो उनका पहला आधे घंटे का रूटीन होता था जिसमें वो एक्टिविटी करते थे, ये उनकी मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट कर देता था। सेकेंड, उनका जो खाना पीना होता था वो हमेशा घर का बना हुआ होता था। बाहर जाके खाना, ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना, जंक फूड खाना, इसका परसेंटेज बहुत कम यानी बहुत मिनिमल होता था, क्योंकि पहले ये सब चीज़ों की इतनी इजी अवेलेबिलिटी भी नहीं थी। राइट। तीसरी चीज़ें, उनका नींद वगैरह बहुत अच्छी होती थी, टाइम पे सोते थे, टाइम पे उठते थे। तो सबसे पहला हो गया एक्सरसाइज, सेकेंड हो गया अच्छा डाइट, थर्ड हो गया स्लीप, चौथा वो किसी रेस में नहीं लगे हुए थे कि मुझे इससे बेटर बनना है, मुझे इससे ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तो उनका स्ट्रेस लेवल कम था। अब यही आप आज की लाइफस्टाइल में देखो, जैसे आपने बोला आप सुबह से शाम तक रूम में बैठे हो, कंप्यूटर में लगे हो, क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा क्लाइंट्स चाहिए, आपको ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, आपको ज़्यादा काम करना है, लेकिन इस चक्कर में आपके हेल्थ का क्या? अपना वॉकिंग करने जा रहे हो, अपना वर्कआउट कर रहे हो, अपना डाइट पे फोकस कर रहे हो, जो थाली सामने आ गई वो खा लिया। कभी ये नोटिस नहीं किया कि इस थाली में क्या सारी चीजें इक्वली प्रेजेंट है? क्या इसमें प्रोटीन्स भी है, क्या इसमें फाइबर भी है, क्या इसमें न्यूट्रिशन भी है? तो इन सारी चीजों की वजह से आजकल का लाइफस्टाइल खराब होते जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीन टाइम। आजकल हर बच्चा या हर यंग इंसान 7 से 8 घंटे फोन में लगा है, और ये क्या कर रहा है? ये आपके बॉडी के रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स को अल्टर कर रहा है। सेकेंड, आपकी स्लीप डिप्राइव कर रहा है। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली आपकी रिकवरी डैमेज कर रही है और आपका स्ट्रेस बढ़ा रही है। गॉट इट। सो इसमें लाइक आपने बोला कि डाइट से, लाइक पहले का डाइट सिंपल था, घर का लोग खाना खाते थे, अब बाहर का नॉर्मली खाते हैं। तो मतलब खाने का और सर का बाल का क्या वो है? और दूसरा आपने बोला स्क्रीन टाइम, तो फोन से और सर का बाल का मतलब क्या है? क्या मतलब मुझे समझ नहीं आया। सबसे पहले खाने की बात करते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है ना कि आपकी बॉडी एक मैकेनिज्म पे रन करती है जहां उसको एनर्जी चाहिए। आपके बॉडी के लिए ये हेयर एक लग्जरी ऑर्गन है। आप लग्जरी आइटम कब खरीदते हो? जब आपकी सारी नेसेसिटी पूरी हो जाती है। उसी तरह से बॉडी के लिए उसका लंग, उसका हार्ट, उसका लिवर, उसकी किडनी नेसेसिटी है। ये सारे ऑर्गन्स चलाने के लिए जब एनर्जी फुलफिल होगी, फिर जो कुछ बचेगा वो बालों तक पहुंचेगा। तो अगर आपके डाइट में वो सारा न्यूट्रिएंट, वो सारा प्रोटीन, वो सारा विटामिन्स नहीं जा रहा है जो आपके बॉडी को चलाने के लिए जरूरी है, तो बॉडी क्या करेगा? जहां जहां ये विटामिन स्टोर्ड है वहां से खींच के उसको बॉडी के काम पे लगाएगा। तो जब तक आपका डाइट सेल्फ सफिशिएंट नहीं होगा, मतलब आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करेगा, आपके हेयर को वो नरिशमेंट पहुंचेगा ही नहीं। तो ये डायरेक्ट लिंक है फूड और हेयर का, कि आपका फूड इनटेक आपके बॉडी को सफाइज करेगा, फिर जो एक्स्ट्रा बचेगा वो बालों तक पहुंचेगा। अब सेकंड बात करते हैं स्क्रीन टाइम की। जब आपका स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, जब आप रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे भी स्क्रीन लेके बैठे हो, तो आपके बॉडी में जो एक मेलाटोनिन हार्मोन बनता है जो आपको स्लीप लाने में मदद करता है, ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। बिकॉज वो हार्मोन कब प्रोड्यूस होगा? जब आपके आंखों के सामने लाइट ना हो तो। अब ये हार्मोन जितने क्वांटिटी में चाहिए प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, आपकी नींद टाइम पे हो नहीं रही है, और नींद हो भी रही है तो वो स्टेबल नींद नहीं हो रही है। तो इस वजह से क्या होता है, आपके बॉडी में जो रिकवरी आनी चाहिए वो रिकवरी आती नहीं है, और ये सारी चीजें बॉडी में एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करती है जो अल्टीमेटली हेयर फॉल कॉज कर सकता है। यहाँ पे आपने बोला कि हेयर लाइक स्क्रीन टाइम जो होता है वो ज़्यादा होता है, उसके कारण भी हेयर फॉल हो सकते हैं। तो क्या इट कैन बी लाइक कि इसके कारण भी हो सकता है या फिर इसके कारण होता ही है?
नहीं देखो, मैंने बताया वैसे डायरेक्टली स्क्रीन टाइम इज नॉट लिंक्ड, ओके बट स्क्रीन टाइम ज्यादा होने के वजह से और स्क्रीन टाइम आप कितने बजे तक कर रहे हो, लाइक आप लेट नाइट अगर स्क्रीन यूज कर रहे हो, तो ये सारे चीजों से जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि नींद ना आना, नींद बराबर ना होना, और आप कॉन्स्टेंटली स्क्रीन में रहते हो तो इसलिए आप खाना भी बराबर नहीं खाते हो, तो ये सारे चीजों की वजह से आपके हेयर पे इफेक्ट आता है. सो देयर इज नो डायरेक्ट कॉज, बट इनडायरेक्टली दिस ऑल थिंग्स आर अफेक्टिंग इट. ओके. लेकिन मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स में देखा है कि वो लेट सोते भी हैं, स्क्रीन टाइम भी उनका ज़्यादा है, वो खाना भी बाहर का भी खाते हैं, लेकिन मिक्स ऑफ जैसा सभी खाते हैं, लेकिन फिर भी उनके बाल काफ़ी अच्छे, लाइक काफ़ी घने हैं. Yes. तो ये भी होता है, लाइक वो आपको जितना दिख रहा है हाँ उतना आपको पता है, Right. बाकी टाइम में वो क्या कर रहे हैं Okay. वो भी इम्पोर्टेंट है. हाँ. कि बाकी के टाइम पे बाहर का जब वो नहीं खा रहे तब वो घर पे कितना अच्छा नरिशमेंट ले रहे हैं. Okay. सेकेंड, उनका जेनेटिक्स. हाँ. अगर उनके फैमिली में किसी को हेयर लॉस का प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत चांसेस कम है कि उन्हें हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो. सो जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आपको अगर पता है कि आप जेनेटिकली प्रोन हो तो आपको बाकी लोगों से ज्यादा ध्यान देना है. आपको ऐसे नहीं करना है फिर कि अरे ये भी तो कर रहा है तो मैं भी तो करूँ. उसके बॉडी में वो गाड़ी नहीं है जो हेयर फॉल प्रोड्यूस कर सकती है, आपके बॉडी में है. अब उसकी चाबी कब शुरू करनी है और उसको कितने फास्ट शुरू करनी है वो आपके हाथ में है. गॉट इट. एंड जेनेटिक्स से मुझे एक बात और यहाँ पे आई, मैंने देखा मेरे ही एज के, लाइक अभी करेंटली आई एम 25, तो मेरे एज के जो मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत, तो किसी किसी के जो बियर्ड्स है वो बहुत थिक है, लाइक बहुत ज़्यादा है, और जैसे मेरी है तो मेरी पैची बियर्ड्स है. तो अब अगर मैं बात करूँ कि मेरे फादर के साइड पे तो सही है, मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो मेरे मदर के साइड पे हैं, जो मेरे मामा हो गए या फिर नाना हो गए, उनके बियर्ड्स थोड़ा सा मतलब नहीं है. तो क्या इससे भी बियर्ड्स में भी ये होता है जेनेटिक्स? बियर्ड्स में भी होता है, और बियर्ड में एक कॉमन चीज देखी गई है कि जिनको पैची बियर्ड है या जिनको बियर्ड ग्रोथ कम है वो यूजुअली एलोपेशिया एरिएटा से सफर कर रहे होते हैं. जो एक बहुत ही अंडर रिपोर्टेड और अंडर डायग्नोस्ड एंटिटी है. हमने ऐसे कई सारे केसेस देखे हैं जिनको बिल्कुल बियर्ड ग्रोथ ही नहीं, राइट, जिनको पतली पतली रुआटी आती थी. फिर जब हमने उनका स्किन टेस्ट किया, जिसमें हम एक स्किन का सैंपल लेके लैब में भेजते हैं, तो उसमें वो एलोपेशिया एरिएटा डायग्नोस हुआ. और जब हमने उस एलोपेशिया एरिएटा का ट्रीटमेंट किया तो उनके पूरे बियर्ड में हेयर ग्रोथ आ गया. तो इसलिए कई बार पैची बियर्ड या कम बियर्ड होना ये एक एलोपेशिया एरिएटा का साइन भी हो सकता है, जिसे आपको प्रॉपरली कंसल्ट करके डायग्नोसिस करवाना चाहिए. ओके. एंड बियर्ड से मुझे याद आया कि अभी जब आई एम इनटू माय 21st या 22nd ईयर में था मैं, तो उस पर मेरे कुछ दोस्त बोलते थे कि बियर पियो, बियर पीने से बियर्ड आती है ना. तो ऐसा कुछ भी होता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. अल्कोहल इनटेक से कहीं भी हेयर ग्रोथ नहीं होता है. अल्कोहल इनटेक जब आप लॉन्ग टर्म तक करते हो तो वो आपके स्कैल्प का जो माइक्रो सर्कुलेशन है, यानी खून का जो प्रवाह है, उसको कम करता है. तो इंटर्न अल्कोहल या स्मोकिंग जो है ये हेयर ग्रोथ के लिए हार्मफुल है. समझिए. एंड इस पे लाइक मैंने अभी अपनी पुरानी बातें छेड़ी ही है, तो मेरे कुछ नॉस्टैल्जियस क्वेश्चन है वो पूछता हूँ मैं. एक तो है कि जो पहले बोलते थे कि जो सेटवेट वगैरह का एक टाइम पे काफी था, 2010 से लेके 15 तक में सेटवेट जेल लगाओ बाल खड़े हो जाएंगे, ये वो. तो क्या उससे हेयर फॉल या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम? काफी लोगों में हमने ये देखा था कि जो लोग ये हेयर स्टाइलिंग वैक्सेस या हेयर स्टाइलिंग जेल्स हेवी मात्रा में यूज करते थे और उसको दिन भर लगाए रखते थे, वॉश नहीं करते थे, उन लोगों के हेयर की क्वालिटी कुछ समय बाद डैमेज होती थी. हालांकि आज के टाइम में काफी सेफ प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो इतना डैमेज नहीं करते हैं. ज़्यादा की जो वैक्स वगैरह टाइप है वो ज़्यादा हेयर को पेनिट्रेट नहीं करते हैं. और मेनली इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें होती है एप्लीकेशन की टेक्निक. आपको हेयर शाफ्ट में लगाना है. अगर आप स्किन में लगाएंगे तो ये डेफिनेटली डैमेज करेगा. आपको सिर्फ बालों के शाफ्ट में लगाना है उसको स्टाइल करने के लिए, और घर पे आते ही उसको वॉश कर देना है, ज़्यादा देर रहने नहीं देना है. तो आप उससे होने वाले साइड इफेक्ट से बच सकते हो. ओके. एंड आजकल जो लाइक यंग ऑडियंस है वो क्या करते हैं, बाल खड़े, यंग ऑडियंस भी नहीं बोलूँगा मैं, सारे ही लोग, देख फिल्म स्टार्स को भी आप देखो, सेलिब्रिटीज़ को भी आप देखो, वो बाल खड़े करने के लिए फिर हेयर स्टाइलिंग करने के लिए क्या बोलते हैं अपन, हेयर ड्रायर वगैरह यूज करते हैं, कोम वगैरह. तो क्या ये अफेक्ट करता है या फिर नहीं करता है? हेयर ड्रायर डायरेक्टली इतना इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन हेयर ड्रायर अगर आपको यूज करना ही है तो उसमें कोल्ड मोड होता है, उसमें यूज कीजिए. हॉट एयर वाले मोड में मत यूज कीजिए, क्योंकि हॉट एयर जो है वो आपके हेयर शाफ्ट के बॉन्ड्स को वीक कर सकता है, उन बॉन्ड्स को डैमेज कर सकता है. सो अगर आपको यूज करना ही है तो आप उसको कोल्ड मोड में यूज कीजिए. एक्चुअल डैमेज करता है जो स्टाइलिस्ट
यूज करते हैं या आप जब हेयर स्ट्रेटनिंग के टाइम पे जो हेयर आयन यूज करते हो वो हेयर को ज्यादा डैमेज करता है। समझ गया। एंड हेयर ऑयल और जो सीरम्स आजकल चल रहे हैं, तो आप किसको सपोर्ट करते हो? लाइक हेयर ऑयल यूज करना चाहिए या फिर सीरम्स यूज करना चाहिए? देखिए दोनों का काम अलग है। अच्छा। ठीक है, हेयर ऑयल का काम है आपके बालों को नरिशमेंट देना, आपके बालों की शाइन बढ़ाना, आपके बालों की थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव करना। और सीरम का काम है आपके स्कैल्प पे अप्लाई होके स्कैल्प में पेनिट्रेट होना और हेयर रूट को स्टिमुलेट करना ग्रो होने के लिए। तो इन दोनों को कंपेयर करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि कोई भी हेयर ऑयल स्कैल्प में पेनिट्रेट नहीं हो सकता। हेयर ऑयल का सिर्फ एक ही काम है, हेयर की क्वालिटी, हेयर का शाइन, हेयर का लस्टर इंप्रूव करना। वो हेयर ग्रोथ में मदद नहीं कर सकता। हेयर सीरम्स स्कैल्प में पेनिट्रेट होते हैं और हेयर ग्रोथ में मदद करते हैं, पर वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर एक्टिव्स क्या है। तो आप हेयर रीग्रोथ सीरम पे फोकस मत कीजिए, पैकेट उल्टा करके उसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स पढ़िए। अगर उसमें रिडेंसिल है, प्रोकैपिल है, कैपेक्सिल है, तो ही ये हेयर ग्रोथ में आपको मदद करेंगे। और इसके परसेंटेज भी बहुत मायने करते हैं। बहुत लोग लिख देते हैं लेकिन उसके परसेंटेज उसमें बहुत लो होते हैं, इसलिए डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता। तो क्या परसेंटेज होना चाहिए? सो नॉर्मली रिडेंसिल जो है, इफ यू गेट इन 5% इट विल गिव वेरी गुड रिजल्ट। अगर आप रिडेंसिल 1% यूज कर रहे हो तो आपको इतने डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए साइंटिफिकली प्रूवन फॉर्मूलाज को यूज करना बहुत जरूरी है। जस्ट कोई एड पढ़ लेना दैट 13,000 हेयर ग्रोथ इन 30 days, ये प्योर मार्केटिंग गिमिक है। कोई भी प्रोडक्ट आपके 13,000 हेयर्स नहीं उगा सकता है। क्योंकि जो बाल आपके स्कैल्प पे है उसका नंबर बढ़ाने का कोई ट्रीटमेंट दुनिया में अवेलेबल नहीं है। तो ये सारे क्लेम्स सिर्फ मार्केटिंग क्लेम्स है, ये कोई भी प्रूव नहीं कर सकता है। तो मतलब कोई भी हेयर ऑयल लगा के हेयर ग्रोथ नहीं हो सकती? नहीं होती। हेयर ऑयल का काम है हेयर क्वालिटी, हेयर शाफ्ट की क्वालिटी इंप्रूव। समझ गया। तो जो अभी मार्केट में लोग लिखते हैं, तो इस लाइक आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर लाइक अगर लोगों को अवेयरनेस नहीं है तो वो कैसे, लाइक आप कैसे अवेयर करते हो अपने पेशेंट्स को, या फिर आप कैसे लोगों को अवेयर करोगे जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं कि भाई हेयर ऑयल जो आप यूज़ कर रहे हो रीग्रोथ के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो नहीं होगा, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए अगर उन्हें सच में रीग्रोथ चाहिए? तो नहीं, सच में रीग्रोथ चाहिए तो पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा हेयर फॉल क्यों हो रहा है, तो वो रीज़न ढूंढना पड़ेगा। सेकेंड, हेयर फॉल क्यों हो रहा है वो पता लगाने के बाद उसके रूट कॉज को ट्रीट करना पड़ेगा। अगर डेफिशिएंसीज है तो उनको करेक्ट करना पड़ेगा। अगर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है तो हमें DHT ब्लॉकर्स यूज़ करने पड़ेंगे। हेयर रीग्रोथ तभी पॉसिबल है जब आपके स्कैल्प पे आपको छोटी छोटी रुआटी नज़र आ रही है। अगर आपके स्कैल्प पे बाल है ही नहीं, जड़ें उड़ गई है, तो सिर्फ और सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट ही आपको वहाँ पे बाल ला के दे सकता है। उसके अलावा कोई सोल्यूशन? उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपके स्कैल्प पे छोटे छोटे बाल आपको नजर आ रहे हैं, आप हाथ घुमाते हो और आपको बाल फील होते हैं, तो उन्हें आप मेडिसिन से, लोशन से या प्रोसीजर से रीग्रो कर सकते हैं। और काफ़ी सारी मैंने वीडियोस देखी है कि लोग बोलते हैं कि क्या है, ओनियन का जूस लगाओ, ये सब लगाओ, तो वो फायदा करता है तो कब करता है और कब नहीं करता है, ये दोनों? तो ये ऑनियन जूस एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। हाँ। और एक्चुअली ये ज़्यादा करके ना सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग है, इन रियलिटी नहीं है। हम बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं हेयर फॉल के जो बहुत घरेलू चीज़ें यूज़ करते हैं, बहुत कुछ यूज़ करते हैं, बट ऑनियन जूस या ऑनियन ऑयल लगा के आने वाले लोग हमें साल में 1-2 ही मिलते हैं। अच्छा। तो ऑनियन जूस में होता क्या है कि ऑनियन जूस बेसिकली एक इरिटेंट है। ये बेसिकली एलोपेशिया एरिएटा के पेशेंट्स है जिसमें ये ज़्यादा फायदा दिखाता है, क्योंकि एलोपेशिया एरिएटा जो उंदरी जिसे कहा जाता है, जिसमें पैच बन जाते हैं, उसमें जब आप हल्का सा ऑनियन जूस लगाते हो तो वो एक इरिटेंट पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है जो हेयर ग्रोथ लाने में हेल्प करता है। लेकिन अगर आप एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या टीलोजन इफ्लूवियम से सफर कर रहे हैं तो ऑनियन जूस से आपको कोई भी फायदा नहीं मिल सकता। इसको थोड़ा सा और आप सिंपल वे में बताएंगे, जैसे कि लाइक किसी की हेयर लाइन पीछे जा रही है या फिर उनका गंजापन आ रहा है, उसमें अगर वो यूज करेंगे तो होगा? उसमें ऑनियन जूस से कोई फायदा नहीं होगा। तो ऑनियन जूस से मतलब अगर कोई अभी ये सोच के डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं कि ऑनियन जूस लगा के ट्राई करता हूँ या फिर हेयर ऑयल, हेयर सीरम, तो उससे कुछ होने वाला नहीं? ऑनियन जूस या ऑनियन ऑयल या ऑनियन बेस्ड शैम्पू से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप कोई भी ऑनियन बेस्ड शैम्पू उठा के देखेंगे और उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऑनियन एक्सट्रैक्ट
लास्ट के 4-5 नंबरों में दिखेगा। अब ये इंग्रेडिएंट्स का पढ़ना कैसे है वो भी समझ लीजिए कि जब आप इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट पढ़ते हो तो जो चीज सबसे पहले लिखी होती है वो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में होती है। यानी अगर 100% का फॉर्मूला है तो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जिस चीज की होगी वो सबसे पहले लिखी होगी। तो उस शैम्पू में ऐसे कई सारी दूसरी चीजें हैं जो काम कर रही है। ऑनियन एक्सट्रैक्ट बस आपको सुनाने के लिए उसमें डाला गया है, क्योंकि इन साइंटिफिक एविडेंस ऑनियन जूस या ऑनियन एक्सट्रैक्ट से एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या टीलोजन इफ्लूवियम में बिल्कुल भी हेयर ग्रोथ नहीं देखा जाता है। जैसे मैंने बताया, सिर्फ एलोपेशिया एरिएटा में हेयर ग्रोथ उससे विजिबल हो सकता है, वो भी उसके इरिटेंट पोटेंशियल की वजह से। समझ गया। तो ये वैसा ही हो गया ना जैसे टोमेटो वो क्या आता है, अगर आप देखोगे टोमेटो सॉस वगैरह जो आता है ना, तो उसमें उन्होंने लिखा होता है लाइक फ्रॉम रियल टोमेटोज एंड वो रहता 4% या फिर बहुत कम है, वैसा। करेक्ट वही सेम चीज हो गई यहाँ। अभी रिसेंटली मैंने 2-3 दिन पहले एक कोकोनट वाटर का एक वो लिया था पीने के लिए, ड्रिंक लिया था, उस पे मैंने पिया, फिर मैंने बोला कि चलो देखते हैं कितना कोकोनट है, सिर्फ 3% कोकोनट वाटर था, बाकी सब पता नहीं। यही चीज है कि हम मार्केटिंग के ट्रैप में फंस जाते हैं और रियलिटी को समझ नहीं पाते हैं, और एक आधी चीज किसी में इंसिडेंटली फायदा दे देती है और वो फिर उसका ढिंडोरा पीटने लगता है, अरे ये बहुत काम करता है, ये बहुत काम करता है। अभी सेम जैसे आपने बोला मार्केटिंग, तो मार्केटिंग एक तो हो गया जो बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केटिंग करती हैं, और एक बहुत ही ग्राउंड लेवल पे भी लोग करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले आपने भी देखा होगा न्यूज़ पे भी, सोशल मीडिया पे भी, कि वो एक कहीं का बंदा था, मुझे नहीं पता राजस्थान का या फिर कहीं का था, वो क्या बोलता था कि अगर आपके बाल नहीं है तो आप गंजे हो क्या हो, मैं कुछ वो कॉटन वगैरह से लेके कुछ लगाता था, फिर उसके बाद पता। तो ये क्या है, ये सब चीजें होती है या फिर नहीं? ये कई लोग करवाते हैं ये, जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे जो क्लेम्स है इसके पीछे का कोई भी साइंस का प्रूफ नहीं है। तो एज अ डॉक्टर हमें साइंटिफिक एविडेंस पे काम करना चाहिए, और एज अ इंडिविजुअल भी आपको ये देखना चाहिए कि इसके पीछे की कोई स्टडीज हुई है, इसके पीछे क्या किसी ने रिसर्च किया है, इसके पीछे क्या एविडेंस है, इसके पीछे क्या बैकिंग है कि हम इस पे बिलीव करें और इससे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। समझ गया। लेकिन नॉर्मली जब किसी को प्रॉब्लम होता है ना, तो वो दोनों साइड पे कोशिश करता है कि सबसे पहले मैं होम रेमेडीज ट्राई करूँ, क्योंकि एक अंदर से एक आप बोलो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि मैं डॉक्टर को दिखाने जाऊँ क्योंकि मेरे हेयर फॉल हो रहा है या फिर हेयर लॉस हो रहा है। तो क्या होम रेमेडीज कुछ ऐसी प्रूवन होम रेमेडीज है जो आप सजेस्ट करोगे कि हाँ ये एक्चुअल में वर्क करती है, और कौन सी ऐसी है जो कि आपको लगता है कि ये लोग बहुत, जैसे एक हमने ओनियन जूस किया था, तो ऐसा ही कोई और भी है रेमेडी कि जो आपको लगता है कि लोग उसमें सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तो जब हम होम रेमेडीज की बात करते हैं तो देखो आकाश, ये समझना बहुत जरूरी है कि होम रेमेडीज में मेनली जो काम करता है वो है अच्छा खाना। ठीक है, आप न्यूट्रिशियस फूड लीजिए, आपके थाली में, हर थाली में आपके एक ग्रीन वेजिटेबल होना चाहिए, एक फ्रूट होना चाहिए और एक पोर्शन प्रोटीन होना चाहिए। आप साथ में आपके डाइट में आलमंड्स और वॉलनट्स ऐड कर सकते हो, फ्लेक्स सीड्स एंड पंपकिन सीड्स ऐड कर सकते हो, ये आपको नेचुरल ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स प्रोवाइड करेंगे। पंपकिन सीड्स ऑयल में कुछ DHT इनहिबिटर्स भी होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। इनके ऊपर कुछ आर्टिकल्स भी हैं, तो ये सारे होम रेमेडीज वर्क करते हैं। ऑनियन जूस लगाना, दही लगाना, फिर कई लोग बोलते हैं नीम का तेल लगाना। तो ये सारी चीजों के कोई बेसिक मेन साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो इनको एफिशिएंट या एफिकेसी इनकी प्रूव, तो इन्हें अवॉइड करना ही बेटर है और प्रॉपर मेडिकेटेड ट्रीटमेंट लेना सही चीज है इन चीजों के लिए। ठीक है, तो जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो लाइक लोगों के दिमाग में सबसे पहले आता है कि अगर मैं किसी डर्मेट के पास जाऊंगा तो बहुत सारी मेडिसिन दे देंगे, ये है फिर वो, सही बात है ना। तो मतलब लोग कैसे, एक होता है कि किसी को अगर सच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो तो आते ही है, लेकिन जो इनिशियल स्टेज पे है, क्योंकि अगर मैंने देखा है कि इनिशियल स्टेज पे अगर किसी भी चीज को आप रोक लो तो फिर वो हार्म नहीं करती है आपको। करेक्ट। तो लोग कैसे करें, कैसे डर्मेट के पास उन्हें कब जाना चाहिए और कैसे वो बिलीव करें कि हाँ अगर मैं जा रहा हूँ तो मुझे सही ट्रीटमेंट ही मिलेगा? करेक्ट। तो सबसे पहले आप जब भी किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है तो वो कब जाना है? जब आप नोटिस कर रहे हो कि आपकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, या आपका हेयर थिनिंग हो रहा है,
या आपके बाल कॉन्स्टेंटली झड़े जा रहे हैं, 3-4 महीने तक कॉन्स्टेंट हेयरफॉल हो रहा है, आपने अपना डाइट इंप्रूव कर लिया, अपनी स्लीप इंप्रूव कर ली, अपना स्ट्रेस लेवल रिड्यूस कर लिया, फिर भी आपका हेयरफॉल चालू ही है, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर विजिट करना चाहिए। सेकेंड, आपका डर्मेटोलॉजिस्ट कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूर उसने करना चाहिए कि उसका रूट कॉज फाइंड करना चाहिए। अगर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी है तो भी ब्लड लेवल्स देखना बहुत ज़रूरी है कि साथ में आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है, आपके बालों में डैंड्रफ तो नहीं है। ये सारे सराउंडिंग फैक्टर्स को भी मैनेज करना ज़रूरी है। खाली हेयरफॉल के लिए कोई आया, उसको एक लोशन दे दिया और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, डायरेक्टली बोल दिया PRP स्टार्ट कर दो, ऐसे ट्रीटमेंट नहीं होता है। फर्स्ट उसके प्रॉब्लम समझने हैं, उसकी हिस्ट्री लेनी है। क्या फीमेल्स अगर आ रही है तो उन्हें कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है, कोई उनको रिसेंटली वेट लॉस हुआ है या वेट गेन हुआ है, रिसेंटली उन्हें कोई बड़ी बीमारी से प्रॉब्लम हुई है। अगर यही मेल है तो कोई उन्होंने वेट लॉस किया है, कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है, या उनका ट्रैवलिंग ज़्यादा है, नींद कम है। ये डिटेल में जाके उनकी लाइफस्टाइल समझना, उनके डेली रूटीन को समझना, उनके लास्ट 1 ईयर के एपिसोड्स को समझना बहुत ज़रूरी है, जो आपको हिंट देगी कि इसमें क्या टेस्ट करवाने हैं। और उसके बाद फिर उसके ब्लड टेस्ट करवाना और इन सारी चीज़ों से रूट कॉज को फाइंड करके फिर टारगेटेड ट्रीटमेंट देना, ये एक सही तरीका होता है। हाँ, डेफिनेटली हेयरफॉल के जो भी मेडिकेशंस है, लोशंस है, उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन जब आप इसको कंसिस्टेंटली 3-4 महीने तक ट्रीटमेंट करते हो तो आपको चाहिए वैसा फ़ायदा भी मिलता है और ये आपके प्रॉब्लम को आगे बढ़ने से अटकाती। समझ गया। तो इस पे जैसे कॉस्ट अगर मैं देखूँ कि हेयर फॉल का हो गया या फिर स्किन का हो गया कुछ भी, तो डर्मेट में अगर हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो कॉस्ट एक मेजर कंसर्न हो जाता है लोगों का। तो कभी कभी मैं देखता हूँ कि लोगों ने स्किन का ट्रीटमेंट चालू किया या फिर किसी ने हेयर का ट्रीटमेंट चालू किया, वो सालों साल चलता है। तो ये इसका कारण ये भी हो सकता है कि उन्होंने राइट डर्मेट चूज नहीं किया, या फिर इसका कुछ और भी कारण हो सकता है? देखिए, मैक्सिमम स्किन और हेयर कंडीशंस जो है क्रॉनिक कंडीशंस होते हैं। क्रॉनिक कंडीशन का मतलब होता है कि जैसे किसी को डायबिटीज़ हो जाता है, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो वो एक बार डिटेक्ट होता है तो उन्हें 95% केसेस में लोगों को लाइफ टाइम तक दवाई करनी ही पड़ती है। उस समय कोई नहीं पूछता है कि भाई ये लाइफ टाइम तक दवाई क्यों करवा रहे हो। उसी तरह से स्किन के मैक्सिमम डिजीजेस जैसे सोराइसिस है, एलोपेशिया एरिएटा है, पेम्फिगस है, ऐसे कई सारे कंडीशंस है जो ऑटो इम्यून होते हैं और जो क्रॉनिक होते हैं। तो इनके लिए लंबे समय तक दवाई करना जरूरी है और इसमें कोई डर्मेट गलत चूज किया ऐसा नहीं होता। ये डिजीज का पैटर्न ही ऐसा है कि इसमें आपको कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट चालू रखना जरूरी है। अब जैसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है जिसे हम मेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं, उसमें भी आपको कंटिन्यूस मेंटेनेंस रखना जरूरी है, वरना वो बाल गंजे होने की तैयारी वापस शुरू हो जाती है। सो इसमें डर्मेट सही है या गलत नहीं है, ये डिजीजेज ही उस तरह के हैं जिसमें कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, एक मैं रॉ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ जो कि लोगों के दिमाग में होगा भी, कि अगर लेट सपोज आपके पास कोई एक पेशेंट आया, आपने उसको डायग्नोस किया, आपको पता चल गया कि हाँ इसका ये प्रॉब्लम है, एंड आपको पता है कि 80% केस में इसको ट्रीटमेंट ही कराना पड़ेगा, बट आपको अंदर से पता है कि इसको अगर मैं ट्रीटमेंट अभी बोलूँगा ये नहीं कराएगा, तो क्या आप ऐसा भी करते हो कि आपको पता है कि इसका ट्रीटमेंट यही है, लेकिन फिर आप ऐसा करते हो कि चलो इसको अभी मेडिकेशन दे देता हूँ, 2-3 महीने के बाद फिर आएगा, फिर इसको ट्रीटमेंट किया, ऐसा कुछ? नहीं। जी देखिए, जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो पहले हम डायग्नोसिस करते हैं और जो डायग्नोसिस हमारा डिसाइड होता है कि ये इस पेशेंट का डायग्नोसिस है, उसके बाद हम उसे पूरी बीमारी समझाते हैं कि ये बीमारी क्या है, ये क्यों हो रही है, उसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है, सारे ऑप्शन समझा दिए जाते हैं। जैसे कोई अगर हमारे पास हेयर लॉस के लिए आ रहा है तो हम उसे पहले ही कंसल्ट में सारे ऑप्शन समझाएंगे कि ये मेडिकेशंस है, ये लोशंस है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, ये लाइफस्टाइल चेंजेस है जो आपको करनी है, टाइम पे सोना है, खाने में ये खाना है, ये एक्सरसाइज करनी है, वो सारा हम लिख के देते हैं। और ये प्रोसीजर्स है, जैसे किसी को जो ज़रूरत होगी वैसे माइक्रो नीडलिंग है, PRP है, GFC है, इंजेक्शंस है, लो लेवल लाइट थेरेपी है, और लास्ट ऑप्शन हेयर ट्रांसप्लांट भी है। ये सारी चीज़ें उन्हें Day 1 पे ही समझा दी जाती है कि ये ऑप्शंस है। अब आपको जो ब्लड रिपोर्ट्स लिख के दिए हैं वो आप रिपोर्ट्स करवा के आइए। अब तक आप इन सारी चीज़ों पे सोचिए। आपको अगर कुछ रिसर्च करना है आप खुद रिसर्च कीजिए। आपके मन में कोई नया सवाल आता है वो आप रेडी कीजिए। जब हम 10 डेज या 15 डेज बाद वापस फॉलो अप करेंगे तब हम ये सारी चीज़ें वापस डिस्कस करेंगे और आपके लिए एक प्लान क्रिएट करेंगे कि ये हमें करना है। एंड देन इन कंसल्टेशन विथ यू वी विल फाइनलाइज योर प्लान एंड प्रोसीड विथ द प्लान। ओके, सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो आप पहले लोगों को अच्छे से समझाते हो कि भाई प्रॉब्लम है क्या, फिर उसके बाद आप ट्रीटमेंट प्लान बताते हो कि इसके लिए ये चीजें हैं, करेक्ट, एंड इस ट्रीटमेंट में इतना टाइम लगेगा, इसमें इतना टाइम लगेगा, एंड ये दिस इज द फाइनल परमानेंट सॉल्यूशन फॉर जो भी ट्रीटमेंट है उसके। करेक्ट, ठीक है।
अभी अगर मैं अपनी ही बात करूं, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अगर हम सर्च करते हैं गूगल पे, लाइक मैं मार्केटिंग का तो मुझे पता है, गूगल पे हम सर्च करते हैं बेस्ट ये, तो मैंने बेस्ट कीवर्ड लगाना ही छोड़ दिया है। अगर कोई भी डॉक्टर के बारे में हम सर्च करते हैं, मल्टीपल डॉक्टर्स आते हैं, सबके रिव्यूज आप देखोगे तो बढ़िया ही है। करेक्ट। तो हम कैसे एक राइट डॉक्टर या फिर राइट डर्मेट डॉक्टर हम फाइंड करें, क्या उसके तरीके होते हैं, क्या हमें देखना चाहिए? लाइक आजकल लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अगर आप देखोगे तो ऐसे भी लोग हैं जो कि सही से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, गिमिक मेडिसिन या फिर जो मार्केटिंग होती है उसके लिए बहुत सारे ऐप्स भी हैं। तो मुझे सिर्फ सिंपल से ये चाहिए कि अगर किसी को एक राइट डर्मेट या फिर राइट डॉक्टर फाइंड करना है तो उसके लिए क्या रिसर्च जरूरी है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप जिस भी क्लिनिक में जा रहे हो, जिस भी डॉक्टर को दिखा रहे हो, उस डॉक्टर के क्रेडेंशियल्स चेक करना जरूरी है। उसकी डिग्री क्या है, क्या वो सच में डर्मेटोलॉजिस्ट है? क्योंकि आज के टाइम पे ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास डर्मेटोलॉजिस्ट की डिग्री नहीं है और वो स्किन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कई लोग तो ओपनली लिखते भी है नॉट अ डर्मेट, ओके, जस्ट एस्थेटिशियन, ठीक है, जस्ट अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, और फिर भी लोग उनके पास जाते हैं अपने स्किन प्रॉब्लम्स को लेके। तो ये हमारे कंट्री में एक तो अवेयरनेस का बहुत बड़ा इशू है कि लोगों को पता ही नहीं है कि ये इंसान डर्मेट नहीं है। तो सबसे पहले डिग्री चेक कीजिए, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट या डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी, ये डिग्री एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना जरूरी है। सेकेंड, आप उसका मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेक कीजिए। और नॉर्मली जो डॉक्टर्स रेगुलर होते हैं, यानी जो सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, उनके क्लिनिक के वेटिंग एरियाज में हमेशा वो सर्टिफिकेट्स लगे हुए होते हैं कि उनकी एमडी की डिग्री कौन से कॉलेज से है, उनका मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट। तो आपको पूछने नहीं जाना पड़ता है, आपको वो सामने ही दिख जाता है। और जिन लोग जो बेसिकली क्वैक्स हैं हमारे लैंग्वेज में, उनके क्लिनिक में आपको ये सर्टिफिकेट्स इजीली नहीं दिखेंगे। तो ये आपको उनको पूछना जरूरी है, क्रेडेंशियल्स फाइंड आउट करना जरूरी है, उनकी साइंटिफिक वैलिडिटी यानी उनकी डिग्री की वैलिडिटी देखना जरूरी है। इससे आपको सबसे पहले तो पता चलेगा कि ये डर्मेट है या नहीं है, ठीक है। सेकंड, जब आप ये वेरीफाई कर लेते हो तो जो भी डॉक्टर आपको एडवाइस करता है, वो समझाते हैं, उससे आपको जब उनके बात करने का तरीका होता है उससे समझ जाता है कि ये क्रेडेंशियल्स इनके या इनकी जो एक्सप्लेनिंग पावर है वो सही है या नहीं है। थर्ड चीजें होती है कि पेशेंट रेफरेंस, यानी जो पेशेंट्स पहले दिखा चुके होते हैं उनका ओपिनियन, ये भी बहुत मैटर करता है कि उनको कैसा रिजल्ट मिला, उनको क्या फायदा हुआ। उसके ऊपर से भी आपको पता चलता है कि ये डर्मेट जो है ये प्रॉपरली इन डिजीजेस को ट्रीट कर रहे हैं या नहीं। गॉट इट। अभी जैसे आपने बताया कि क्लिनिक में जाके देखना है, सर्टिफिकेट्स वगैरह देखो और ये सब, तो अगर मेरे पास 10 डर्मेट्स की लिस्ट है तो मैं एक एक सबके क्लिनिक पे तो जा नहीं सकता, तो ऑनलाइन मैं कहाँ पे कैसे जाऊँ? उनके वेबसाइट में डेटा रहता है या फिर कहाँ पे? ऑनलाइन बेसिकली एक IADVL करके इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट का एक वेबसाइट है, जिसपे आप जाके कोई भी डॉक्टर का नाम सर्च करोगे तो आपको वो, अगर वो IADVL रजिस्टर्ड डॉक्टर होगा तो वो आपको उनकी लिस्ट में दिख जाएगा कि ये एक बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है एंड ही हैज अ प्रॉपर डिग्री। ये मुझे नहीं पता था, मुझे तो सिर्फ ये था कि हो सकता है कि जैसे आपके वेबसाइट है, आपके वेबसाइट पे जाके देखूंगा तो मुझे आपके डिग्री से उसके वहाँ पे तो मिलता ही है, बट ये IADVL के वेबसाइट पे जाके भी आप सर्च कर सकते हो। गॉट इट। एंड इसी के साथ मेरा एक और क्वेश्चन मेरे मन पे अभी आया कि आपको क्या लगता है कि लोग सबसे ज्यादा अपना पैसा किस ट्रीटमेंट में या फिर किस चीज में खर्च करते हैं? अगर मैं बात करूँ सेल्फ परचेज या होम केयर रेमेडीज की, तो सबसे बड़ा ट्रेंड जो आजकल चल रहा है वो है कोलाजन क्रीम्स या कोलाजन बेस्ड प्रोडक्ट्स। आजकल सबको कोलाजन पेप्टाइड क्रीम्स, कोलाजन जेल, कोलाजन मास्क लेना है, लगाना है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनसे उनका कोलाजन बढ़ जाएगा। बट वो ये समझ ही नहीं रहे हैं कि जो कोलाजन है उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत बड़ा होता है और उसको लगाने से वो आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। आपके स्किन में जो कोलाजन है वो आपके स्किन के नीचे की लेयर, जिसे डर्मिस कहा जाता है, उसके अंदर है। आप जो भी कोलाजन अप्लाई कर रहे हो वो उस डर्मिस तक नहीं पहुंच रहा है। वो सिर्फ आपको एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट दे रहा है जो कुछ देर के लिए आपको अच्छा फील कराता है और फिर आपकी स्किन जैसी थी वैसा ही हो जाता है। तो लोग एक सिंपल मॉइस्चराइजर को कोलाजन मॉइस्चराइजर के नाम पे 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये में खरीद रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका स्किन का कोलाजन कंटेंट बढ़ जाएगा। अरे मतलब वो डॉक्टर से कंसल्ट भी नहीं कर रहे, खुद ही। और ये ऑनलाइन होड़ मची हुई है। पिछले 1 साल में इंडिया में 3000 D2C कंपनी स्टार्ट हुई है जो ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर रही है, और उनका कुछ भी वो नहीं है, ऑथेंटिकेशन, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, कोई चेक नहीं है उनके ऊपर कि जो रिजल्ट्स ये क्लेम कर रहे हैं वो एक्चुअल में डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बिफोर चूजिंग एनी प्रोडक्ट क्या देखना चाहिए एक कॉमन मैन को? देखो, सबसे पहले तो जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं
तो 10 प्रोडक्ट, 15 प्रोडक्ट, 12 सीरम, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। Okay. मेरे लिए सिर्फ 3 प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है अगर कोई नॉर्मल रूटीन स्किन केयर चाहता है। एक सिंपल क्लेंसर, एक सिंपल मॉइस्चराइजर और एक सनस्क्रीन। अगर ये 3 प्रोडक्ट आप रूटीन यूज कर रहे हो और आपकी स्किन नॉर्मल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक्ने नहीं है, आपको पिगमेंटेशन नहीं है, आपको स्किन में सेंसिटिविटी नहीं है, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये 3 प्रोडक्ट इनफ है। लेकिन इन 3 प्रोडक्ट में भी बहुत सारे वेरिएशन, अगर मैं इस सनस्क्रीन की बात करूँ तो उसमें SPF 50, 30, 100 ऐसे आते हैं, तो इसमें से कैसे चूज करें? सो बेसिकली SPF 50 एंड PA4+ रेटिंग, ये 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है जो आपके सनस्क्रीन में होना चाहिए। अब कौन सा सनस्क्रीन लेना है ये आपके स्किन टाइप पे डिपेंड करता है। अगर आपकी स्किन ड्राई टाइप की है तो आप क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन यूज कीजिए। अगर आपकी स्किन ऑयली टाइप है तो आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज कीजिए। आपकी स्किन अगर सेंसिटिव है या आपको सनस्क्रीन लगाने के बाद बहुत हैवी फील होता है या चिपचिपा फील होता है, तो आजकल काफ़ी फ्यूजन वाटर बेस्ड सनस्क्रीन भी आए हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। और इन सब में से फिजिकल सनस्क्रीन्स जो होते हैं वो बहुत बेटर होते हैं, बिकॉज वो ज़्यादा करके जो है ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। बट इट अगेन डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर कंफर्टेबल। कुछ लोग होते हैं जिन्हें वो फिजिकल सनस्क्रीन के साथ हल्का सा जो व्हाइट कास्ट आता है वो पसंद नहीं आता है, तो वो नॉर्मल कॉम्बिनेशन सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। समझ गया। और अगर मैं या फिर मेरे जैसे काफ़ी लोग जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं या फिर ज़्यादा उनका बाहर निकलने का नहीं होता, फिर उस केस में भी सनस्क्रीन लगानी चाहिए या फिर जब बाहर जाओ तभी लगाओ? अगर आप इस तरह की लाइट के सामने रोज 3 घंटा बैठ रहे हो, तो दिस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 20-30 मिनट्स और 40 मिनट्स ऑफ सनलाइट। So you need sunscreen even when you are indoors, if you are sitting in front of halogen lights or if you are sitting in front of digital screen, at least one application is necessary. And जो females होती है जो बाहर निकलती ही नहीं है लेकिन किचन में 4-4 घंटा बिताती है, उनके लिए भी सनस्क्रीन जरूरी है, बिकॉज पिगमेंटेशन जो है ये सिर्फ सनलाइट से नहीं हीट से भी बढ़ता है। ओके, तो मतलब जो किचन में वर्क कर रहे हैं तो उस पे उसके कारण भी आप मतलब बाहर नहीं जा रहे हो फिर भी आपको प्रॉब्लम है? यस, फिर भी आपको पिगमेंटेशन हो सकती है। एंड पिगमेंटेशन किस इसका कोई एज ग्रुप है या फिर किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं है। गॉट इट। एंड अभी हम हेयर की बात कर रहे थे तो हेयर पे फिर से मैं आता हूँ। हेयर फॉल की जब भी बात आती है, लोग क्या करते हैं कि फार्मेसी में जाते हैं और बोलते हैं, लाइक आजकल देखा जाए तो सबको पता है कि हेयर का ट्रीटमेंट मतलब मिनॉक्सिडिल, करेक्ट है ना? तो वो किसी भी फार्मेसी में जाके मिनॉक्सिडिल लेते हैं और वहाँ पे आपको ही पता है जेनरिक एंड ये सारी चीजें, तो उसमें MRP तो बहुत होगा, लेकिन फार्मेसीज भी क्या करते हैं, ये देखो इसका प्राइस इतना है, मैं तुमको इतने में दे देता हूँ, वो लेके आ जाते हैं, चालू कर देते हैं अप्लाई करना। सो क्या इज इट द राइट वे ऑफ चूजिंग द मिनॉक्सिडिल, या फिर मिनॉक्सिडिल कब आप एडवाइस करते हो या फिर करना भी नहीं चाहिए? नहीं, देखिए, मिनॉक्सिडिल एक बहुत ही अच्छा ड्रग है। इट इज ओनली टॉपिकल लोशन विच इज US FDA अप्रूव्ड फॉर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। सो प्रोडक्ट इज गुड, बट प्रोडक्ट का मिसयूज, अनरेगुलेटेड सेलिंग, इन चीजों ने इस प्रोडक्ट को बदनाम किया है। तो खुद जाके खरीदना, फिर उसको 1 महीना यूज करना, 1 महीने बाद जब शेडिंग शुरू होती है मिनॉक्सिडिल इंड्यूस, तो आप डर जाते हो, आप बंद कर देते हो और फिर बोलते हो मिनॉक्सिडिल ने मेरे बाल उड़ा दिए। मिनॉक्सिडिल 6 महीने तक यूज करना, फिर बंद कर देना, जो बाल आए वो वापस जाने लगते, फिर आप मिनॉक्सिडिल को बदनाम करते हो। तो प्रॉब्लम ना फार्मेसी है, प्रॉब्लम ना दवाई है, प्रॉब्लम है कंज्यूमर अवेयरनेस एंड प्रॉब्लम है कंज्यूमर का प्रोडक्ट खुद बाई करके खुद यूज करना विदाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस प्रोडक्ट वर्क्स, विदाउट अंडरस्टैंडिंग वेदर दे नीड दिस प्रोडक्ट और नॉट। सो अगर आपको कभी भी मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करना है तो हमेशा एक डर्मेट का कंसल्टेशन करें, अंडरस्टैंड करें कि क्या मिनॉक्सिडिल आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। सेकेंड, मिनॉक्सिडिल से हेयर फॉल कैसे कंट्रोल में आएगा, कितने दिनों में कंट्रोल में आएगा, और मिनॉक्सिडिल आपको कब तक चालू रखना पड़ेगा। गॉट इट। सो मिनॉक्सिडिल के जैसे एक और है कि आजकल लोग प्रोटीन पाउडर्स बहुत खा रहे हैं, तो क्या प्रोटीन पाउडर से भी हेयर लॉस होता है? सो बेसिकली इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। व्हाई? बिकॉज प्रोटीन पाउडर, सिर्फ प्रोटीन पाउडर डायरेक्टली डजंट कॉज हेयर फॉल, बट वे प्रोटीन से काफी सारी स्टडीज में देखा गया है कि हेयर फॉल होता है। अब इसमें एक और चीज है, अगर आप वे प्रोटीन ज्यादा खा रहे हो और आप उतना वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो उस केस में आपका प्रोटीन जो है मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है। सेकेंड, आप प्रोटीन के साथ साथ आप बाकी के सप्लीमेंट्स भी ले रहे हो, जैसे आप क्रिएटिन ले रहे हो, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स ले रहे हो, तो ये सारी चीजें आपके हेयर लॉस को बढ़ा सकती है। सो प्रोटीन डायरेक्टली इज नॉट जस्ट द कॉज, बाकी की चीजें भी आपके हेयर लॉस को बढ़ाती है। थर्ड चीज कि कई बार हमें हेयर लॉस के पेशेंट्स में प्रोटीन पाउडर देना पड़ता है, क्योंकि हेयर जो है केराटिन से बना है, एंड केराटिन इज प्योरली प्रोटीन। सो इफ योर बॉडी इज डेफिशिएंट इन प्रोटीन, योर हेयर क्वालिटी विल नॉट इंप्रूव। गॉट इट। एंड अगर एक मेरा
लेट्स सपोज अगर कोई 23 साल का लड़का है, वो आपके क्लिनिक में आता है और वो कुछ नहीं आपके पास आके बोलता है कि सर मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, और उसके ज्यादा कुछ नहीं, हेयर लाइक आप बोलोगे हेयर लाइन हल्का पीछे रिसीड हो रही है ना, तो काफी कॉमन चीज है। हाँ, वो आके अगर बोलता है हेयर ट्रांसप्लांट सर मुझे कराना, मुझे परमानेंट सोल्यूशन ही चाहिए, क्योंकि आजकल लोग चाहते हैं कि मुझे टाइम बर्बाद नहीं हो, जो है डायरेक्ट ले ले, तो क्योंकि वो आपके पास आ रहा है तो 10 यूट्यूब वीडियोस देख के आ रहा है। तो आप क्या सजेस्ट करते हो इस केस में? सो देखिए, ये आजकल बहुत कॉमन है, हमारे पास यंग लड़के आते हैं, थोड़ी सी हेडलाइन पीछे, थोड़ा सा कॉर्नर पीछे गया है, मुझे ट्रांसप्लांट कर दो। ट्रांसप्लांट सिर्फ उसी जगह पे करते हैं जहां से बाल उड़ गए होते हैं। तो लेट से मैंने आपके ये 2 कॉर्नर में हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया, लेकिन फिर आपने जो आपकी एग्जिस्टिंग हेयर लाइन है या हेयर्स है उनका ध्यान नहीं रखा, तो वो आने वाले अगले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में ये हेयर लाइन आपकी चली जाएगी। तो आपका चेहरा कितना खराब दिखेगा, यहाँ थोड़े बाल है, यहाँ थोड़े बाल है और बाकी सारे बाल गायब है। और ऐसे हमारे पास पेशेंट्स भी है जिनके साथ ऐसा हुआ है, जिनका हमें फिर करेक्टिव ट्रांसप्लांट करना पड़ा है ताकि वो खराब ना दिखे। सो 23-22 के एज में ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहिए अगर आपको जस्ट माइनर हेयर लाइन रिसीड हुई है। आपको मेडिकेशंस लेके रीजनरेटिव प्रोसीजर्स करा के इसको पीछे जाने से अटकाना चाहिए, बिकॉज इस समय में आपका हार्मोनल इन्फ्लुएंस भी बहुत हाई है। जैसे आपका एज बढ़ता है, आप 29, 30, 31 क्रॉस करते हो, तो आपका ट्रांसप्लांट का रिजल्ट भी लॉन्ग टर्म तक टिकता है। हालांकि लेकिन अगर कोई है जिसका 23 के एज पे ही आगे के साइड गंजापन आ चुका है, बाल है ही नहीं, पूरा खाली है, 4-5 लाइन हेयर लाइन पीछे जा चुकी है, तो उन केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट फायदेमंद हो सकता है। बिकॉज क्या होता है, अगर मैं उस इंसान को बोलूं जिसकी आगे का आरिया गंजा हो चुका है कि भाई तू 5 साल रुक, तो वो क्या बोलेगा, सर मेरे को जॉब अभी लेनी है, मेरे को शादी अभी करनी है, मेरे को लाइफ अभी जीनी है, अब मेरे पास बाल नहीं होंगे तो 30 साल में बाल होगा कि मैं क्या करूंगा। तो वैसे केसेस में, सिलेक्टिव केसेस में, जहां स्पेसिफिकली हमें दिख रहा है कि हेयरलाइन बहुत रिसीड हो चुकी है, मेडिसिन से या रीजनरेटिव टेक्निक से इंप्रूवमेंट नहीं आ सकता, वैसे केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन जो कंडीशन आपने बताई, इसमें हल्की सी हेयरलाइन पीछे गई है, थोड़े बाल कम हुए हैं, वैसे केसेस में कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। ओके, सो अगर लेट्स सपोज हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, तो उसके लिए किस स्टेज में, लाइक हेयर फॉल का जो स्टेज होता है, किस स्टेज पे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए? सो नॉर्मली जैसे मैंने बताया आपको, अगर आप ग्रेड 3 to ग्रेड 4 में पहुंच चुके हो तो आप हेयर ट्रांसप्लांट उतने खाली एरिया में करवा सकते हो। और अगर आप ग्रेड 5 या ग्रेड 6 हो तो आपके पूरे ही बाल उड़ चुके हैं, तो आपको फिर पूरे स्कैल्प में हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। और हेयर ट्रांसप्लांट होता कैसे है? सो हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जिसमें आपके पूरे स्कैल्प में एनेस्थेशिया दिया जाता है ताकि ये पूरी स्किन जो है ये नम हो जाए। फिर पीछे के जो एरियाज है, ये जो पूरा पट्टा होता है, इसको हम परमानेंट हेयर्स कहते हैं। आप देखोगे कोई 85 ईयर ओल्ड भी होगा, पूरे बाल जा चुके होंगे लेकिन ये बाल हमेशा रहेंगे। ये पीछे का ये वाला, इन बालों को परमानेंट हेयर्स कहा जाता है। उन बालों को वहां से निकाला जाता है और जो आगे का एरिया खाली होता है उसमें स्लिट्स बनाई जाती है और फिर उन बालों को ट्रांसप्लांट किया जाता है। और ये बाल फिर 6 to 8 मंथ्स में पूरी तरह ग्रो हो जाते हैं और आपके नेचुरल हेयर्स की तरह ही ग्रो होते हैं। आप इन्हें कट कर सकते हो, स्टाइल कर सकते हो, कलर कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो, ये नॉर्मल हेयर की तरह ही रहे। एंड हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ता है? लाइक किसी ने अगर करवा लिया, उसको क्या क्या चीजें हैं कि जो ध्यान में रखनी है उसे, कि यार हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है तो ऐसा कुछ है क्या कि एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है? सो जिस दिन आपका हेयर ट्रांसप्लांट होता है उस दिन आपको जो डोनर एरिया है वहां पे एक ड्रेसिंग किया जाता है और फिर एक स्पेशल कैप दी जाती है जो आपको लगाए रखनी है ताकि बाहर के कोई चीज उस पर प्रॉब्लम ना करे। सेकेंड, आपको कोई भी हेवी एक्टिविटी नहीं करनी है, जैसे ज्यादा चलना, एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, ट्रैवलिंग करना, ये अवॉइड करना है। अगर आप ऑफिस बेस्ड काम कर रहे हो या टेबल पे बैठ के काम कर रहे हो तो आप काम स्टार्ट कर सकते हो। एक स्प्रे दिया जाता है साथ में, नॉर्मल सलाइन स्प्रे, जो आपको ट्रांसप्लांटेड एरिया पे कॉन्स्टेंटली स्प्रे करना है, जो उस एरिया को मॉइस्ट रखेगा और आपको इचिंग वगैरह जो सेंसेशन आ सकता है उसको प्रिवेंट करेगा। सेकेंड डे या थर्ड डे पे जो डोनर एरिया का ड्रेसिंग है वो निकाल दिया जाता है और आपको एक शैम्पू दिया जाता है उस एरिया को वॉश करने के लिए और एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट दी जाती है। 5वें दिन या 6ठे दिन पे आपका जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है उसको हेयर वॉश किया जाता है, फर्स्ट हेयर वॉश, जिसमें एक बहुत ही माइल्ड जेंटल शैम्पू यूज करते हैं, जिसका फोम बना के पूरे स्कैल्प पे लगाते हैं और पेशेंट को सिखाते हैं कैसे हेयर वॉश करना है। फिर उनको घर पे डेली हेयर वॉश करने के लिए एडवाइस की जाती है। 12 to 14 डेज में पूरा स्कैल्प नॉर्मल हो जाता है। 14 डेज के बाद आपको कुछ भी पता नहीं लगता है कि आपने कुछ करवाया है। फिर आप आपका रूटीन सारा स्टार्ट धीमे धीमे कर सकते हो। साथ में कुछ मेडिसिन होती है, टैबलेट्स होती है जो आपको लेनी होती है, वो कंटिन्यू रखना है। अप्रोक्सीमेटली 45 to 80 डेज के बीच में जो ट्रांसप्लांटेड हेयर्स है वो शेड होने लगते और फिर वापस रीग्रो होना स्टार्ट होते हैं। तो 6 से 8 महीने के टाइम में आपके जो ट्रांसप्लांटेड हेयर्स है वो 60 to 70% ग्रो हो जाते हैं और 9 to 12 मंथ्स में 100% रिजल्ट हमें नजर आ जाता है।
एंड इसके बाद ये है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हेयर लॉस होता है, हेयर फॉल होता है? सो जो हेयर शेडिंग फेज है वो होता है, जो नॉर्मल होता है, बिकॉज उस जगह पे इंजुरी हुई होती है, तो वो हेयर शॉक लॉस में जाता है और वो फॉल होता है और फिर से रीग्रो होता है। लेकिन जो ट्रांसप्लांटेड हेयर्स है वो नॉर्मली फॉल नहीं होते हैं, लेकिन ये हेयर्स भी आपके रूटीन साइकिल से ही जाते हैं, जैसे कि एनाजन फेज, टेलोजन फेज। तो जब भी टीलोजन फेज आएगा उस समय पे थोड़े हेयर फॉल होते हुए आपको दिख सकते हैं, बट ये हेयर वापस ग्रो होंगे। ओके तो आज लेट सपोज अगर किसी ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया तो कितने साल तक उसके वो बाल चलेंगे? जो हेयर ट्रांसप्लांटेड है वो उसकी बात कर रहा हूँ। सो नॉर्मली ट्रांसप्लांटेड हेयर लाइफ लॉन्ग टिकते हैं। अच्छा। कई सारे केसेस में हमने देखा है 20 इयर्स, 25 इयर्स, 30 इयर्स हो जाने के बावजूद भी बाल टिके हुए हैं। लेकिन क्या चेंज होता है, अगर आप केयर नहीं करते हो, अगर आप ध्यान नहीं देते हो, तो जो आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर्स है वो भी धीमे धीमे कुछ समय बाद पतले होने लगते हैं। जैसे पहले अगर उसका थिकनेस या डायमीटर 1 मिलीमीटर था तो वो कुछ समय बाद 0.9 मिलीमीटर होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको घनापन या डेंसिटी कम लगने लगती है। गॉट इट। एंड अभी आपके पास लाइक पिछले 15 सालों में आपने हजारों लाखों लोगों को ट्रीट किया है, तो हेयर फॉल का मेजर अगर रेशियो मैं पूछूं मेल एंड फीमेल का, तो क्या रेशियो रहता है? सो नॉर्मली ऑन एन एवरेज 70% पेशेंट्स मेल होते हैं, 30% फीमेल होती है। ओके। एंड क्या फीमेल्स में बाल्डनेस होती है? यस, फीमेल्स में भी होती है। फीमेल्स में हालांकि गंजापन नहीं नजर आता है बिकॉज उनमें हेयर लाइन मेंटेन रहती है, लेकिन उनका पार्टीशन लाइन बड़ी होते जाती है, तो ये एरिया धीमे धीमे खाली होने लगता है और धीमे धीमे उनकी जो पोनी होती है वो पतली होने लगती है। गॉट इट। एंड आपने कभी आपका मतलब सबसे ऐसा केस जो आपको आज भी याद हो कि ये सबसे डिफरेंट केस था, सबसे रेयर केस था जो मेरे पास आया, ऐसा कोई केस है क्या? हेयर फॉल रिलेटेड? हाँ, हेयर फॉल रिलेटेड। जो हेयर फॉल रिलेटेड जो सबसे हमारे लिए डिफिकल्ट केस था वो था एक 16 ईयर ओल्ड बॉय। 16 साल का लड़का था और ऑलरेडी उसकी हेयरलाइन रिसीड होना शुरू हो गई थी। जो नॉर्मली हम ग्रेड 2 बॉल्डनेस बोलते हैं, प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स ग्रेड 3, उसको 16 ईयर्स के एज में था। नॉर्मल हाइट, नॉर्मल वेट, अच्छा खाता पीता, नॉर्मल लाइफ जीने वाला बच्चा, उसकी हेयरलाइन रिसीड हो रही थी। उसे हमें रेगुलर बेसिस पे फिर डायग्नोसिस करके कि ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, उसकी ट्रीटमेंट कंसिस्टेंटली हमने चालू रखी। आज उसकी एज 25 इयर्स है और आज भी हमने उसकी हेयरलाइन मेंटेन रखी है। वो रूटीनली मेडिकेशंस लेता है, मिनॉक्सिडिल लगाता है, कंसिस्टेंटली माइक्रो नीडलिंग, पीआरपी प्रोसीजर्स चालू रखे है उसने, और आज भी उसने पिछले 9 साल से अपनी हेयरलाइन मेंटेन रखी है। ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, बिकॉज इतनी यंग एज में ये हेयरलाइन रिसीड होते हुए देखना उस टाइम पे एबनॉर्मल था। आज हम काफी 18 साल 19 साल के लोगों में देखते हैं कि हेयरलाइन रिसीड होती है। और एक केस मैं आपसे शेयर करूंगा जो था बैड हेयर ट्रांसप्लांट का। हमारे पास एक पेशेंट आए, उनका हेयर ट्रांसप्लांट उन्होंने कहीं से करवाया और उनकी जो हेयरलाइन थी, नॉर्मली मेल्स में क्या होता है, यहाँ से ऐसे कॉर्नर पीछे जाता है फिर नीचे उतरता है, जिसको हम एक एम शेप देते हैं। आप सैफ अली खान को देख लो, सलमान खान को देख लो, जब वो बाल पीछे करते तो ऐसा पूरा कॉर्नर दिखता है और ये नॉर्मल मेल स्टाइल होती है। राइट। उन्होंने जहाँ ट्रांसप्लांट करवाया वहां क्या हो गया कि उनकी जो हेयरलाइन है यहाँ से बाल ऐसे उतार, कॉर्नर बनाया ही नहीं। तो ये पूरी लाइन जो है ये ऐसे वो फीमेल्स में होती है ना, वैसी लाइन बना दी। और फिर क्या हुआ, उनकी एज थी 26-27 जब उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया, और अगले 2 साल में धीमे धीमे यहाँ के बाल जाने लगे। तो वो यहाँ से उनकी हेयरलाइन में ऐसे बाल इतने खराब दिखते थे, ना उसको स्टाइल कर पा रहे, ना उसको बिठा पा रहे, और वो हमेशा एम्बेरेस्ड रहते थे क्योंकि वो जहां भी जाते थे लोग उन्हें पूछते थे ये क्या हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया। फिर हमें उनके जो ये सारे इरेगुलरली लगाए हुए बाल थे वो सारे निकाल के उनकी हेयरलाइन रिकरेक्ट करनी पड़ी। गॉट इट। ये ऐसा सेम केस मैंने सोशल मीडिया पे, आपने भी देखा होगा, पिछले 3-4 महीने तक बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था कि एक क्लिनिक करके एक कुछ था, उसमें किसी लड़के ने बियर्ड ट्रांसप्लांट कराई थी। तो वो उसको बहुत बोलता है कि मेरी बियर्ड खराब कर दी, बाल, सर के बाल यहाँ लगा दिए, और उसके बाल सच में बियर्ड जो थी बहुत ज्यादा खराब लग रही थी, शायद आपने देखा हो। तो वो क्या केस था, थोड़ा सा आप मुझे बताओगे? मैंने देखा तो नहीं था, लेकिन नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया, बियर्ड का अगर एलोपेशिया है तो सबसे पहले तो उसको डायग्नोसिस करना चाहिए कि ये एलोपेशिया एरिएटा तो नहीं है, क्योंकि अगर एलोपेशिया एरिएटा है तो आपके ट्रांसप्लांट किए हुए बाल भी उड़ जाएंगे। बिकॉज एलोपेशिया एरिएटा में क्या होता है, आपके बॉडी के इम्यून सेल्स आते हैं और आपके हेयर फॉलिकल पे अटैक करते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट भी किया है तो वो हेयर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। गुड। तो जैसे आपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बोला कि यहाँ पीछे का जो पार्ट होता है वहां से लेते हैं, तो बियर्ड के लिए कहाँ से लेते हैं? बियर्ड के लिए नॉर्मली समझो अगर आपको बियर्ड में सिंगल हेयर चाहिए होते हैं तो वो भी आपको स्कैल्प से ही लेना पड़ता है, बट स्कैल्प में हमें सिंगल हेयर वाले फॉलिकल सिलेक्ट करने पड़ते हैं। बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे तो एक एक बाल होता है, यहाँ पे गुच्छे में बाल होते हैं। लाइक एक फॉलिकल में 3 बाल भी हो सकते हैं, 4 बाल भी हो सकते हैं। ओके। एंड अगर किसी यंग
मेल है या फिर यंग बॉय है उसको चाहिए कि मेरी बियर्ड जल्दी आ जाए, क्योंकि आजकल आप देखते हो कि लोगों को चाहिए कि बियर्ड थोड़ा सा अच्छा लगता है लुक वगैरह, तो क्या ऐसा करेगी जिससे उनके बियर्ड थोड़ा सा जल्दी आए? कुछ ऐसा टेक्निक्स या फिर कुछ? नहीं, ऐसा कोई टेक्निक नहीं है जिससे बियर्ड जल्दी आ सकती है। आप खाना अच्छा खाइए, अगर आपको बियर्ड में कोई इरिटेशन है या इचिंग वगैरह हो रहा है तो उसको आप मॉइस्चराइजर वगैरह से मैनेज कीजिए। और जेन्युइनली अगर आपकी बियर्ड कम है तो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके मिनॉक्सिडिल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो जो जेल बेस में आता है, या फिर अपना डायग्नोसिस अगर एलोपेशिया एरिएटा आता है तो उसकी ट्रीटमेंट करवा सकते हो जिससे आपकी बियर्ड ग्रोथ फास्ट हो जाए। और जो मार्केट में बियर्ड ग्रोथ ऑयल आते हैं वो क्या है? जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि ऑयल से कोई भी बाल नहीं उगता है। ऑयल का मेन काम है आपकी हेयर क्वालिटी इंप्रूव करना, हेयर का शाइन बढ़ाना, जिससे ऑटोमेटिकली आपकी बियर्ड बेटर। गॉट इट। एंड आज अगर मैं बात करूं कि जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं 20 से 30 साल के लोग, उनको अगर आपको हेयर से रिलेटेड एक जेन्युइन एडवाइस देना है कि अगर वो वरीड हैं कि यार मेरे बाल गिर रहे हैं या फिर मेरा हेयर लॉस हो रहा है या फिर हेयर फॉल हो रहा है, तो क्या जेन्युइन एडवाइस आप देना चाहोगे 20 to 30 ईयर्स के एज के जो लोग हैं? सो 20 to 30 ईयर्स के एज के लोगों को एक सबसे कॉमन एडवाइस कि लाइफस्टाइल अच्छी बनाइए, खाना अच्छा खाइए, नींद टाइम पे लीजिए, मोबाइल कम यूज कीजिए और रोज के अलग अलग शैम्पू अलग अलग सीरम मत लगाइए। अगर आपको जेन्युइनली हेयर फॉल हो रहा है तो उन सारे प्रोडक्ट्स में पैसे बर्बाद करने की जगह पहले कंसल्ट करवाइए, अपना डायग्नोसिस आइडेंटिफाई करवाइए और फिर ट्रीट कीजिए। ओके। एंड अगर शैम्पू की अभी आपने बात किया तो मैं नॉर्मल पूछता हूँ, एक अगर नॉर्मल कोई है, लाइक मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मुझे अगर नॉर्मल मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है मेरा हेयर फॉल इतना कुछ हो नहीं रहा है, मुझे किस टाइप का शैम्पू यूज करना चाहिए? ये नॉर्मल आप जेंटल माइल्ड क्लिंजर्स आते हैं, जेंटल माइल्ड शैम्पूस आते हैं, वो आप यूज कर सकते हो। आपको अगर डैंड्रफ नहीं है, हेयर फॉल नहीं है, तो शैम्पू का मेन काम है आपका स्कैल्प क्लीन करना। राइट। तो शैम्पू को जो है आपको पूरे स्कैल्प में अप्लाई करना है, 5 मिनट रहने देना है और फिर रिंस करना है। और अगर आपको डैंड्रफ है तो फिर आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पूज जैसे कीटोकोनाजोल बेस्ड, सेलेनियम सल्फाइड बेस्ड, क्लिम्बाजोल बेस्ड, जिंक पायरिथियोन बेस्ड शैम्पूज आप यूज कर सकते हो। बट इन शैम्पूज को कांटेक्ट टाइम थोड़ा आपको ज्यादा रखना है, आपको एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स कांटेक्ट टाइम रखना है और फिर उसको रिंस करना है। ओके। एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ कि शैम्पू के बाद कंडीशनर अप्लाई करो, उसका क्या? सो बेसिकली अगर शैम्पू के बाद आपके हेयर्स ड्राई हो जाते हैं तो आपको कंडीशनर यूज करना चाहिए। कंडीशनर आपके हेयर के मॉइस्चर को और हेयर की क्वालिटी को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है, बट कंडीशनर आपको स्कैल्प में नहीं लगाना है, कंडीशनर आपको सिर्फ बालों में लगाना है। गॉट इट। एंड बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, एक मेरा आपसे क्वेश्चन, जो मुझे भी वो प्रॉब्लम है, वो ये कि मैंने काफ़ी सारे लोगों को भी देखा और मुझे भी, मैंने ये नोटिस किया कि जब मैं 15 ईयर्स का था, 15-16 कह सकते हैं, तब से मेरे ये जो ग्रे हेयर्स है ना वो आना चालू हुए। उस टाइम पे लगा कि ठीक है 1-2 है, लेकिन धीरे धीरे, और ये प्रॉब्लम मेरे में भी है, मेरे छोटे भाई में भी है, मेरे बड़े भाई हैं उनके इसमें भी है। तो ये क्या है कि लाइक पहले ऐसा तो नहीं होता था कि पहले के जो लोग रहते थे 40 के बाद उनके ग्रे हेयर्स आना चालू होते थे, जिसको हम सफ़ेद बाल भी कहते हैं। तो मुझे या फिर मेरे जैसे और भी जो लोग हैं उनको, अगर लेट्स सपोज अभी तो मैं 25 का हो गया हूँ, अब 25 की एज में मैं ग्रे हेयर्स अगर मुझे खत्म करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? और सेकंड कि ग्रे हेयर्स आते ही क्यों हैं? तो ग्रे हेयर आने का मेन रीजन है कि आपके हेयर फॉलिकल में जो मेलानोसाइट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मेलानोसाइट्स का काम होता है आपके हेयर को कलर देना। वो मेलानोसाइट्स डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से आपके हेयर को जो कलर मिलना चाहिए वो कलर नहीं मिल रहा है, इसलिए वो हेयर ग्रे हो रहा है। अब ये होने के मल्टीपल रीजंस हैं। जेनेटिकली भी हो सकता है, सेकेंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है, थर्ड विटामिन डेफिशिएंसी के कारण भी हो सकता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए जो मेन विटामिन है वो है कैल्शियम पेंटोथिनेट। इसकी मात्रा अगर आपके बॉडी में अच्छी होगी तो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो। सेकेंड, कुछ सीरम्स अवेलेबल है मार्केट में जिसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे ग्रेवर्स, ये सारी चीजें आपके हेयर को और ग्रे होने से बचाती हैं। प्रिवेंट करने के लिए आपको डाइट अच्छा रखना है, और अगर आपके बॉडी में कोई डेफिशिएंसीज है जैसे B12 डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी है, तो उसको करेक्ट करें। गॉट इट। अभी क्या इस एज में जो पिछले 10 साल से मुझे ये प्रॉब्लम है, धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं, अब क्या रिवर्स हो सका है? सो रिवर्स मतलब आप इसको और खराब होने से डेफिनेटली बचा सकते हो कि जितने ग्रे हो गए हैं और ग्रे ना हो। ग्रे से ब्लैक होना बहुत मुश्किल है। हालांकि बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये क्लेम करते हैं कि 6 मंथ्स में ग्रे हेयर ब्लैक हो जाते हैं, बट अभी तक इनके साइंटिफिक रिजल्ट्स इतने ज्यादा आए नहीं हैं कि हम डेफिनेटली बोल सके कि हाँ आप इसको यूज कीजिए और 6 महीने में आपके हेयर ग्रे से ब्लैक हो जाएंगे। तो वो रिसर्च अभी भी चल रहा है। गॉट इट। तो मतलब इसका ऐसा, अगर अर्ली स्टेज में ही मैंने
प्रिवेंट किया कीजिए तो बेटर है। प्रिवेंट किया तो बेटर होगा। तो लाइक आज भी अगर देखा जाए तो काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैंने देखा 40+ है लेकिन उनके ग्रे हेयर्स नहीं है, लाइक होंगे भी तो 1-2 हैं। तो जेनेटिक्स मेरे ख्याल से बहुत यस ज्यादा यस यस मैटर है ना, हेल्प करती है। गॉट इट, ठीक है। सो अभी लाइक बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट, आप कुछ अगर अपना पीस ऑफ एडवाइस किसी को कुछ देना चाहते हैं कि वो अगर कुछ भी उनको प्रॉब्लम होती है वो डर्मेट के पास क्यों जाएं, तो एक सिंपल वन लाइनर अगर मैं बोलूं एंडिंग के लिए तो आप क्या दोगे? डर्मेट के पास जाना इसलिए ज़रूरी है कि आपको फर्स्ट तो करेक्ट डायग्नोसिस मिलना चाहिए। अगर आपका डायग्नोसिस करेक्ट होगा तो आपका ट्रीटमेंट फास्ट होगा, आपको आपके प्रॉब्लम से छुटकारा जल्दी मिलेगा और आपका जो सोल्यूशन है वो जल्दी आएगा। इसके जगह अगर आप रैंडम प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहोगे तो कई बार हो सकता है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और कई बार प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। इसलिए कोई भी स्किन या हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम अगर डेवलप होती है तो हमेशा इसको डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके डायग्नोसिस करवा के फिर ही ट्रीटमेंट करना। गॉट इट। एंड कंसल्टेशन ऑनलाइन कराना चाहिए या फिर विजिट करिए क्लिनिक पे? सो प्रेफरेबली फिजिकल विजिट इज एनी डे बेटर, बिकॉज डर्मेट आपको देखता है, आपको फील करता है, आपकी सारी चीजें समझता है। लेकिन अगर आप फिजिकली पहुंच नहीं सकते हो तो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन इज ऑनलाइन कंसल्टेशन। एंड अगर किसी को आपसे कंसल्ट करना है या फिर उन्हें चाहिए कि मैं पहले समके सर से कंसल्ट करूं तो कैसे कर सकता है, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन? आपको अगर ऑफलाइन कंसल्ट करना है तो आप हमारे क्लिनिक में आ सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर हम शेयर कर देंगे, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट से ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी ऑफर करते हैं। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके आपकी डिटेल्स भेज सकते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि हम ऑनलाइन कंसल्टेशन में आपको हेल्प कर सकते हैं या नहीं, और अगर ये पॉसिबल होगा तभी हम आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन का अपॉइंटमेंट देंगे। अगर हमें लगेगा कि नहीं आपको एक फिजिकल विजिट की ज़रूरत है तो हम आपको गाइड करेंगे कि पहले एक विजिट कर लीजिए, फिर सारे फॉलोअप्स हम ऑनलाइन करते रहें। अभी एक क्वेश्चन था जो मेरे दिमाग में पहले से था कि मैं आपसे पूछूं, आजकल जो टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स के दिमाग में, आजकल नहीं मेरे टाइम पे भी अगर मैं बात करूं, जब मैं 16 to 22 की एज में था तो लोग, मतलब ये थोड़ा सा मैं कुछ ज़्यादा ही रॉ आ रहा हूँ आपके साथ, लेकिन क्या मास्टरबेशन करने से स्किन में पिंपल्स या फिर हेयर लॉस होता है? ऐसा कुछ नहीं हो, ये सिर्फ मिथ है? ये सिर्फ मिथ है। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं होता। गॉट इट। क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो लोग सर्च करते हैं, बहुत लोग डरते भी है उसकी वजह से, और कुछ हो जाता है तो डर के मारे वो ना पेरेंट्स को बताते हैं ना खुद बताते हैं, और इतने फियर में रहते हैं कि वो फियर की वजह से नए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। राइट, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, सो आई होप कि हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछो। अगर इस आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ऐसे हुए कि जो मैंने नहीं पूछे हैं तो हम फिर से सर के साथ एक बार पॉडकास्ट करेंगे आपके टॉपिक्स को लेके, आपके क्वेश्चंस को लेके। तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में समकेश सर के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू।